सुप्रभात बच्चों, पोद्दार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक यानी राजनीति विज्ञान के फर्स्ट इकाई का दूसरा पाठ और जिसका नाम है शक्ति, सत्ता और वैधता। देखो, ये सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। शक्ति, सत्ता और वैधता। सबसे पहले हम शक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। शक्ति राजनीति विज्ञान का महत्वपूर्ण तत्व रहा है। राजनीति जो है उसमें शक्ति का होना अनिवार्य है, क्योंकि समाज राजनीति से जुड़ा हुआ है। अर्थात समाज के लिए जो नियम बनाए जाते हैं कि किस व्यक्ति का क्या अधिकार होगा, किस नियम के अनुसार इस समाज को चलाया जाएगा, इनकी अनुपालना किसके द्वारा कैसे होगी, इन सब की अनुपालना जो नियम बनाए जा रहे हैं राजनीति के द्वारा, समाज के लिए जो नियम बनाए जा रहे हैं, क्योंकि राजनीति और समाज का जुड़ाव है, तो जो बनाए जा रहे हैं उनकी अनुपालना करवाने में शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान होता है। किसका स्थान होता है? शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अर्थात कई विद्वानों ने शक्ति की अपने अपने हिसाब से परिभाषा दी। हमारे यदि भारतीय चिंतन में हम शक्ति की बात करते हैं तो कोटिल, मनु, शुक्र, इन सभी ने शक्ति के बारे में बताया था, क्योंकि राजनीति विज्ञान का एक अभिन्न अंग होता है शक्ति राजनीति का, और राजनीति और समाज दोनों एक साथ जुड़े हुए होते हैं। यानी संबंधों को अपने अनुसार परिवर्तन करवाने की जो ताकत है उसी को हम शक्ति कहते हैं। आपकी जो पाठ्यपुस्तक है उसमें विभिन्न विद्वानों ने शक्ति राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा रही है। शक्ति क्या रही है? शक्ति राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा, शक्ति राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा रही है। ध्यान रहे, राजनीति विज्ञान की क्या रही है? शक्ति मूल अवधारणा रही है, क्योंकि समाज और राजनीति दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए क्या कहेंगे? शक्ति राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा रही है। क्या रही है? शक्ति राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा रही है, क्योंकि राजनीति हमारे समाज का वह क्षेत्र है, क्योंकि राजनीति हमारे समाज का, अब देखो, शक्ति राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा क्यों रही है? धारणा रही है क्योंकि राजनीति विज्ञान हमारे समाज का वह क्षेत्र है। क्या है? वह क्षेत्र है जहां सभी के हमारे समाज का वह क्षेत्र है जहां सभी के लिए क्या बनाए जाते हैं? सभी के लिए नियम बनाए जाते हैं। सभी के लिए नियम बनाए जाते हैं। ठीक है भाई। अब देखो क्या लिख दिया कि शक्ति राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा रही है, क्योंकि राजनीति हमारे समाज का
वह क्षेत्र है जहां सभी के लिए क्या बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं। सभी के लिए क्या बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं। जहां सभी के लिए नियम बनाए जाते हैं, सभी के लिए निर्णय लिए जाते हैं और सभी के लिए निर्णय लिए जाते हैं, सभी के लिए क्या लिए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, सभी के लिए निर्णय लिए जाते हैं तथा अधिकार और कर्तव्यों का आवंटन किया जाता है, तथा अधिकार और कर्तव्यों का आवंटन किया जाता है। क्या किया जाता है, तथा अधिकार और कर्तव्यों का आवंटन किया जाता है। अधिकार और इन सब कार्यों को करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। अर्थात इन सबको करने के लिए, अर्थात इन सबको करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखिए एक बार फिर से देख लें कि शक्ति राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा रही है। शक्ति क्या रही है, शक्ति राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा रही है, क्योंकि राजनीति हमारे समाज का वह क्षेत्र है, क्योंकि राजनीति हमारे समाज का वह क्षेत्र है जहां सभी के लिए क्या बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं, सभी के लिए नियम बनाए जाते हैं और सभी के लिए निर्णय लिए और सभी के लिए क्या किए जाते हैं, देखो ये देखो, निर्णय लिए जाते हैं तथा अधिकार और कर्तव्यों का आवंटन किया जाता है। अर्थात इन सब को करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। अर्थात इन सब के लिए भाई राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा रही है शक्ति। क्यों रही है, राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा रही है क्योंकि राजनीति हमारे समाज का वह क्षेत्र है, क्योंकि राजनीति हमारे समाज का वह क्षेत्र है जो सभी के लिए क्या बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं, अधिकार और कर्तव्यों का आवंटन किया जाता है। अर्थात इन सबको करवाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, शक्ति की आवश्यकता होती है। इन सबको करवाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, शक्ति की आवश्यकता होती है। अब देखिए विचार आता है कि शक्ति का स्वरूप क्या है। लेकिन शक्ति का स्वरूप क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, भाई आता है कि शक्ति का स्वरूप क्या है, इस तरीके का प्रश्न आ रहा है। शक्ति कहां से प्राप्त की जाती है, दमनात्मक तरीके से या प्रजातांत्रिक तरीके से। नंबर 2 आता है शक्ति की प्रकृति। ठीक है, ये सब शक्ति कैसी, यानी प्रकृति यानी स्वभाव, शक्ति का स्वरूप क्या होना चाहिए, प्रजातांत्रिक होना चाहिए या जनता राजतंत्रात्मक होनी चाहिए या हिंसात्मक तरीके से इन लोगों को दबाव बना करके। क्योंकि ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा रही है, शक्ति राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा रही है, क्योंकि राजनीति समाज का वह क्षेत्र है जहां नियम
बनाए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, अधिकार और कर्तव्यों का आवंटन किया जाता है। इसलिए इन सबको करवाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? शक्ति की आवश्यकता होती है। लेकिन इस शक्ति का स्वरूप क्या होगा, शक्ति की प्रकृति क्या होगी, इन सब के बारे में विचार करते हैं। भाई शक्ति किस तरीके से, शक्ति का क्या स्वरूप क्या होता है, शक्ति की प्रकृति क्या होती है, इन सब के बारे में, उसकी प्रकृति क्या है, समाज में शक्ति का स्रोत क्या है। नंबर 4 आता है समाज में शक्ति का स्रोत, समाज में शक्ति का स्रोत क्या है। भाई समाज में शक्ति किसके पास है या कहां से आई है, समाज में शक्ति का स्रोत क्या है। आदि तत्वों पर एक रूपता का अभाव है, आदि तत्वों पर एक रूपता का अभाव है। क्या है? एक रूपता का अभाव है। हो गया भाई शक्ति राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा रही है। और क्योंकि राजनीति और हमारे समाज का वह क्षेत्र है जहां निर्णय लिए जाते हैं, अधिकार और कर्तव्यों का आवंटन किया जाता है। इन सबको करवाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। यहां तक आपको समझ आना चाहिए। भाई आपसे पूछे कि शक्ति क्या है, तो आप बताओगे शक्ति राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा है। क्योंकि राजनीति समाज का वह क्षेत्र है जहां नियम और कानून बनाए जाते हैं, उनका अधिकार और उनका आवंटन किया जाता है। इन सब के कारण शक्ति को क्या कहा जाता है? राजनीति विज्ञान का वह समाज, राजनीति विज्ञान का वह क्षेत्र है जहां क्या बनाया जाता है? नियम और कानून। अब देखिए शक्ति का स्वरूप क्या है, शक्ति कहां से मिलती है, इन सब के बारे में, समाज में शक्ति का स्रोत क्या हो सकता है, इन सब के बारे में विद्वानों में मतभेद है। एक जैसे विचार नहीं है। तो एक बार फिर देख लें, शक्ति राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा रही है क्योंकि राजनीति हमारे समाज का वह क्षेत्र है, क्योंकि राजनीति समाज का वह क्षेत्र है जहां सभी के लिए नियम बनाए जाते हैं और सभी के लिए निर्णय लिए जाते हैं तथा अधिकार और कर्तव्यों का आवंटन किया जाता है। अर्थात इन सब को करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। लेकिन प्रश्न विचारणीय बिंदु यह आता है कि शक्ति का स्वरूप क्या है, शक्ति की प्रकृति क्या है और समाज में शक्ति का स्रोत क्या है। आदि तत्वों पर एक रूपता का भाव है। अब हम इसी के बारे में अलग अलग विद्वानों ने शक्ति प्राप्ति के अलग अलग जो बताए गए हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए तत्वों पर एक रूपता का अभाव है। जहां प्राचीन समय में सैनिक शक्ति महत्वपूर्ण मानी जाती थी, देखिए जहां प्राचीन समय में सैनिक शक्ति महत्वपूर्ण मानी जाती थी, वहीं वर्तमान में राजनीति क्या मानी जाती है? राजनीतिक शक्ति महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, ध्यान रहे, जहां प्राचीन समय में सैनिक शक्ति को महत्वपूर्ण माना जाता था वहीं वर्तमान में राजनीतिक शक्ति को महत्वपूर्ण माना
जा रहा है। ठीक है, प्राचीन भारतीय चिंतन में मनु कौटिल्य, देखिए प्राचीन भारतीय चिंतन में, प्राचीन भारतीय चिंतन में मनु कौटिल्य, मनु कौटिल्य, मनु कौटिल्य, शुक्र, शुक्र आदि विचारकों ने शक्ति के बारे में बताया है। मनु कौटिल्य, शुक्र आदि ने शक्ति के विविध तत्वों पर प्रकाश डाला है। आदि ने शक्ति के विविध, प्राचीन भारतीय चिंतन में मनु कौटिल्य, शुक्र आदि ने शक्ति के विविध तत्वों पर प्रकाश डाला है। भारतीय चिंतन में किस किसने, मनु कौटिल्य, शुक्र आदि ने शक्ति के विविध तत्वों पर क्या डाला है, प्रकाश डाला है। यदि आपसे कोई पूछे कि भारतीय चिंतन में, प्राचीन भारतीय चिंतन में किस किसने शक्ति की व्याख्या की, तो आप बताओगे मनु कौटिल्य, शुक्र। ये ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने शक्ति के विविध रूपों पर क्या डाली है, प्रकाश डाला है। ठीक है, वही यूरोपियन चिंतन में, वही यूरोपियन चिंतन में, वही यूरोपियन चिंतन में किसने, वही यूरोपियन चिंतन में मैकियावेली को, मैकियावेली रेखांकित कर देता हूं, मैकियावेली, वही यूरोपीय चिंतन में मैकियावेली को प्रथम शक्तिवादी विचारक माना जाता है, को प्रथम शक्तिवादी विचारक माना जाता है। हाँ भाई, यदि आपसे पूछे कि यूरोपियन चिंतन में प्रथम शक्तिवादी विचारक किसे माना जाता है, तो आप बताओगे मैकियावेली। क्या बताओगे, आपसे कोई पूछे कि यूरोपियन चिंतन में प्रथम शक्तिवादी विचारक किसे माना जाता है, तो आप बताओगे मैकियावेली को प्रथम शक्तिवादी विचारक माना जाता है। किसको माना जाता है, यूरोपियन चिंतन में प्रथम शक्तिवादी विचारक किसे माना जाता है, तो आप बताओगे मैकियावेली को प्रथम शक्तिवादी विचारक माना जाता है। किसको माना जाता है, मैकियावेली को। ये लिख दिया है मैंने, मैकियावेली को प्रथम शक्तिवादी विचारक माना जाता है। किसको माना जाता है, मैकियावेली को प्रथम शक्तिवादी विचारक माना जाता है। उसके बाद इंग्लैंड के थॉमस हॉब्स, इसके बाद इंग्लैंड के, इसके बाद
इंग्लैंड के टॉमस हॉब्स, इसके बाद कौन? टॉमस हॉब्स ने अपनी पुस्तक, इसके बाद इंग्लैंड के टॉमस हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन, क्या नाम है पुस्तक का? लेवियाथन। पुस्तक लेवियाथन जो कि 1651 में प्रकाशित हुई थी, में राज्य और राजनीति, 1651 प्रकाशित थी लेवियाथन। इस पुस्तक में राज्य और राजनीति के क्षेत्र में शक्ति के महत्व को रेखांकित किया है। क्षेत्र में शक्ति के महत्व को रेखांकित किया है। किया है। ठीक है। अब देखिए, यदि आपसे पूछे कि भारतीय चिंतन में शक्ति के विभिन्न तत्वों पर जो प्रकाश डाला, शक्ति के विविध तत्वों पर जो प्रकाश डाला भारतीय चिंतन में, तो उसमें तो आएगा मनु, कौटिल्य और शुक्र। और यदि आपसे पूछे कि यूरोपीय विद्वानों में सबसे पहले शक्ति की अवधारणा किसने दी, तो आप बताओगे प्रथम जो विचारक है शक्तिवादी वो मैकियावेली है। उसके बाद इंग्लैंड के टॉमस हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन 1651 में राज्य और राजनीति के क्षेत्र में शक्ति के महत्व को रेखांकित किया है। ठीक है। तो देखिए, इस तरीके से हमने देखा कि शक्ति राजनीति विज्ञान का, या ये कहें शक्ति राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा रही है, क्योंकि राजनीति समाज का वो क्षेत्र है जहां नियम, अधिकार और कर्तव्यों को आवंटन किया जाता है। इन सब को करवाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। लेकिन एक समस्या आई कि शक्ति का स्वरूप क्या है, शक्ति की प्रकृति क्या है, शक्ति कहां से प्राप्त की जाती है, इन सब की अवधारणा के बारे में जब हम विचार करते हैं तो हमारे भारतीय चिंतन में तो मनु, कौटिल्य और शुक्र ऐसे विद्वान रहे जिन्होंने शक्ति का विविध तत्वों पर प्रकाश डाला। और यदि यूरोपियन चिंतन में यदि हम बात करते हैं यूरोपियन विद्वानों में, तो सबसे पहले मैकियावेली शक्तिवादी प्रथम विचारक रहे। उसके बाद टॉमस हॉब्स जो इंग्लैंड के रहे, जिनने अपनी पुस्तक में राज्य और राजनीति के क्षेत्र पर प्रकाश डाला था। लेवियाथन है जो 1651 में प्रकाशित हुई थी। तो इस तरीके से शक्ति की जो अवधारणाएं हैं उसके बारे में हम चर्चा जो कर रहे हैं वो रही है। तो ये ध्यान रहे, एक बार फिर ध्यान रहे, यूरोपीय चिंतन में प्रथम शक्तिवादी विचारक कौन है, तो आप बताओगे मैकियावेली। और उसके बाद आता है इंग्लैंड के टॉमस हॉब्स जो 1651 में अपनी पुस्तक लेवियाथन में राज्य और शक्ति के बारे में, शक्ति के क्षेत्र में के महत्व को रेखांकित करता है। अब इनके अलावा जो आते हैं दूसरी ओर, जहां प्राचीन समय में सैनिक शक्ति महत्वपूर्ण मानी जाती थी, वहीं वर्तमान में राजनीतिक शक्ति महत्वपूर्ण मानी जाती है। वर्तमान में किसको महत्वपूर्ण माना जाता है? राजनीतिक शक्ति को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आगे जो आता है इनके अलावा, भाई प्रथम शक्तिवादी यूरोपियन विद्वानों में कौन हो गया? मैकियावेली हो गया। इसके बाद टॉमस हॉब्स ने 1651 में क्या दी? लेवियाथन में शक्ति और राजनीति के क्षेत्र में शक्ति को रेखांकित किया है ना।
अब जो अगला जो आता है वो आता है कि लेकिन एक राजनीतिक अवधारणा के रूप में शक्ति पर विशेष जोर आधुनिक राजनीति विज्ञान की एक प्रमुख विशेषता रही है। क्या रही है? लेकिन एक राजनीतिक अवधारणा के रूप में शक्ति पर विशेष जोर आधुनिक राजनीति विज्ञान की एक विशेषता रही है। आधुनिक राजनीति विज्ञान के प्रमुख प्रणेता आधुनिक राजनीति विज्ञान के प्रमुख प्रणेता प्रथम कौन? प्रणेता चार्ल्स मेरियम। चार्ल्स मेरियम कौन है? आधुनिक राजनीति विज्ञान के प्रमुख प्रणेता चार्ल्स मेरियम ने शक्ति की अवधारणा के विविध पक्षों की व्याख्या की है। अब देखो, आधुनिक राजनीति विज्ञान के प्रणेता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेरियम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चार्ल्स मेरियम को कहा जाता है आधुनिक राजनीति विज्ञान के प्रणेता। किसको? चार्ल्स मेरियम को कहा जाता है। उसके बाद चार्ल्स मेरियम के बाद, आधुनिक की बात कर रहा हूं, इसके बाद चार्ल्स मेरियम के बाद कैटलिन लासवेल कैप्लान और मार्गेनथाउ। कौन है? मार्गेनथाउ। आदि विद्वानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मार्गेनथाउ आदि विद्वानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है? किस की? यदि आपसे पूछे शक्तिवादी विचारक कौन कौन है आधुनिक में, तो सबसे पहले बताओगे चार्ल्स मेरियम, उसके बाद आता है कैटलिन, लासवेल, कैप्लान, मार्गेनथाउ आदि की महत्वपूर्ण भूमिका रही है शक्ति के अवधारणाओं को प्रतिस्थापित करने में। कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। देखो,
कैटलिन ने राजनीति कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। किया है भाई, राजनीति को ही कैटलिन है उसने शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। किसने? कैटलिन ने। राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित करते हुए कहा है कि राजनीति करते हुए कहा है कि राजनीति प्रतियोगिता राजनीति प्रतियोगिता का ऐसा क्षेत्र है, प्रतियोगिता का ऐसा क्षेत्र है। राजनीति प्रतियोगिता का ऐसा क्षेत्र है जिसमें शक्ति प्राप्ति के लिए शक्ति प्राप्ति के लिए व्यक्तियों के बीच शक्ति प्राप्ति के लिए व्यक्तियों के बीच शक्ति प्राप्ति के लिए व्यक्तियों के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता है। के बीच निरंतर संघर्ष क्या चलता रहता है? निरंतर संघर्ष चलता रहता है। संघर्ष चलता रहता है। क्या चलता रहता है? निरंतर संघर्ष चलता रहता है। अब देखो, कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान मानते हुए ये कहा है, परिभाषित राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान मानते हुए ये परिभाषा की है कि राजनीति प्रतियोगिता का वह क्षेत्र होता है जिसमें शक्ति प्राप्ति के लिए मनुष्यों के बीच संघर्ष चलता रहता है। राजनीति को क्या कहा? प्रतियोगिता का ऐसा क्षेत्र कहा जिसमें व्यक्ति और व्यक्ति के बीच संघर्ष चलता रहता है शक्ति प्राप्त करने के लिए। तो ध्यान रहे, कैटलिन आधुनिक जो विचारक हैं उनमें आधुनिक राजनीति विज्ञान के प्रमुख प्रणेता, जिसे चार्ल्स मेरियम कहा जाता है, शक्ति के विविध पक्षों पर व्याख्या की। इसके बाद कैटलिन, लासवेल, मार्गेनथव आदि विद्वानों ने की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। कैटलिन ने तो राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा, जो भी मैंने बताया कि राजनीति प्रतियोगिता का वह क्षेत्र है जहां शक्ति प्राप्ति के लिए मनुष्य के बीच संघर्ष चलता रहता है, निरंतर संघर्ष चलता रहता है। इनके बाद जो आते हैं
इनके बाद लासवेल, लासवेल लासवेल की भी मान्यता, लासवेल की भी क्या मानता रही है, मान्यता है कि राजनीति, मान्यता है कि राजनीति विज्ञान का दायरा शक्ति से अप्रमेय रूप से जुड़ा हुआ है। राजनीति विज्ञान का दायरा शक्ति से अपरिहार्य रूप से जुड़ा हुआ है। ठीक है भाई। इनके बाद लासवेल भी विज्ञान का दायरा शक्ति से अपराय रूप से जुड़ा हुआ मानता है। कौन? लासवेल। समाज में एक प्रक्रिया या गतिविधि के रूप में शक्ति, समाज में एक प्रक्रिया, समाज में एक प्रक्रिया या गतिविधि के रूप में शक्ति के रूप में शक्ति कैसे प्राप्त की जाती है, शक्ति कैसे क्रियाशील रहती है, शक्ति कैसे क्रियाशील रहती है, इसके बारे में विचार कर रहा है। कौन? लासवेल। शील रहती है, क्रियाशील रहती है। लासवेल के अनुसार यही राजनीति विज्ञान की मुख्य विशेषता है। लासवेल के अनुसार यही राजनीति विज्ञान की मुख्य विषय वस्तु है। राजनीति विज्ञान की मुख्य विषय वस्तु है। ठीक है, मुख्य विषय वस्तु है, राजनीति विज्ञान की मुख्य विषय वस्तु है। इसलिए लासवेल ने लासवेल ने अपनी पुस्तक, लासवेल ने इसलिए लासवेल ने अपनी पुस्तक का नाम, लासवेल ने अपनी पुस्तक का नाम, लासवेल की बुक का नाम, लासवेल की पुस्तक का नाम कौन कब क्या कैसे प्राप्त करता है, कौन कब क्या, कौन कब
क्या कैसे प्राप्त करता है। क्या नाम है पुस्तक का? कौन कब क्या, कौन कब क्या कैसे प्राप्त करता है। कौन कब क्या कैसे प्राप्त करता है। ये देखो लास्वेल की बुक, यदि पूछे आपसे कोई बोर्ड में कि कौन कब कैसे प्राप्त करता है, पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप बताओगे लास्वेल है। कौन है? लास्वेल है। ठीक है। मैकाइवर ने अपनी पुस्तक मैकाइवर ने अपनी पुस्तक द वेब ऑफ गवर्नमेंट, द वेब ऑफ गवर्नमेंट, क्या नाम है? द वेब ऑफ गवर्नमेंट, द वेब ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, द वेब ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। भाई अब तक हमने किन किन की पुस्तक को पढ़ लिया? लास्वेल की पुस्तक का नाम है कौन कब कैसे प्राप्त करता है। इधर मैकाइवर की पुस्तक की बात करते हैं तो उनकी पुस्तक का नाम है द वेब ऑफ गवर्नमेंट। द वेब ऑफ गवर्नमेंट में शक्ति को परिभाषित करते हुए लिखा है, में शक्ति को परिभाषित करते हुए लिखा है, शक्ति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि यह किसी भी संबंध के अंतर्गत, यह किसी भी संबंध के अंतर्गत ऐसी क्षमता है, ऐसी क्षमता है जिसमें दूसरों से कोई काम लिया जाता है, जिसमें दूसरों से कोई काम लिया जाता है, जिसमें दूसरों से कोई काम लिया जाता है या आज्ञा पालन कराया जाता है, या आज्ञा पालन कराई जाती है। तो ये हुआ, आज हमने इन सबको पढ़ा, क्योंकि शक्ति राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा रही है। राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा शक्ति को इसलिए कहा जाता है क्योंकि राजनीति समाज का वह क्षेत्र होता है जहां नियम और कानून बनाए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, अधिकार और कर्तव्यों का आवंटन किया जाता है। इन सबको करवाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। तो देखते रहिए हमारे पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।